सातवाहन काल। सातवाहन काल, और सातवाहन काल में जो सबसे प्रसिद्ध चीज रही है इस समय सातवाहन काल की, ठीक, इसके अंतर्गत सातवाहन तो आपको पता है कि तो 60 पूरा होगा तो सातवाहन चल गया, तो इसलिए सातवाहन काल के अंतर्गत चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम डाल रहे हैं अमरावती का स्तूप। अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तूप है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तूप है। इसको अच्छे से समझ लेंगे हम, इसलिए अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। एक तो दक्षिण भारत में है, ठीक, ध्यान रखना, दक्षिण भारत में है आपका आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, ठीक, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में ध्यान रखना, प्रदेश कहता है तो आंध्र प्रदेश, जिला कहता है तो गुंटूर जिला। अगर कहता है कि कहां पर स्थित है प्रॉपर, तो अमरावती नामक एक गांव है, अमरावती नामक एक गांव है, इसी अमरावती गांव में ही स्थित है। तो गुंटूर जिले, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। और नदी अगर आपसे कहता है कि किस नदी के किनारे है, तो तोड़ तोड़ करके हम बता रहे हैं। प्रॉपर स्थान कहता है तो अमरावती, ठीक, अमरावती, जिसका आधुनिक नाम अब जो है इस समय इसका नाम जो है धान्यकटक हो गया है, धान्यकटक, ध्यान रखना। इसलिए अमरावती स्तूप का एक नाम, इसी गांव के आधार पर इसका नाम पड़ा, इसलिए इसका एक नाम धान्यकटक भी है, ये ध्यान रखना। क्या नाम है? धान्यकटक। इसका एक नाम धान्यकटक है। एचटेट में पूछा जा चुका है, एचटेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम धान्यकटक है, समझ लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से। अगर नदी ये भी पूछा गया है, ठीक, आरपीएससी राजस्थान में पूछा गया है, ऐड कर लीजिएगा भैया, ठीक, इसका प्राचीन नाम आपसे पूछा गया है, प्राचीन नाम जो है वो भी पूछा गया है। दूसरी बात एक चीज ध्यान रखिएगा, नदी का भी नाम आरपीएससी राजस्थान में पूछा गया है, ठीक। आरपीएससी राजस्थान, जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन पर पहले से चर्चा कर रहे हैं। तो आरपीएससी राजस्थान में पूछा गया है, आरपीएससी राजस्थान में पूछा गया है। नदी कौन सी है? तो ध्यान रखना, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के किनारे स्तूप स्थित है मुख्यतः। एक बात और ध्यान रखना कि ये और इससे ज्यादा और कैसे जब पूछे गई हैं, तो मुख्यतः स्तूप किसमें निर्मित है? तो ध्यान रखना कि जो है ये स्तूप जो है वो मुख्यतः संगमरमर में, संपूर्ण स्तूप संगमरमर में निर्मित किया गया है। ये भी पूछा गया है कई बार, टीजीटी में ही आप पेपर में देखेंगे तो टीजीटी में ही पूछा गया है कि जो है अमरावती स्तूप किसमें निर्मित किया गया? तो संगमरमर में निर्मित किया गया है। अमरावती का स्तूप निर्मित किसमें किया गया? संगमरमर में निर्मित किया गया है, ठीक। अगर आपसे पूछता है कि कितने, जैसे आपसे टोटल समय पूछता है कि लगभग ये कितने समय में बनके तैयार हुआ है, तो इसका समय जो मानक समय जाएगा वो लगभग 200 ईसा पूर्व, हालांकि कुछ विद्वान इसको जो है 300 से भी मान लेते हैं, 300 ईसा पूर्व से लगभग 250 ईस्वी तक का समय, इतने लंबे समय तक कंटिन्यू बना हुआ है। 200 ईसा पूर्व, कुछ विद्वानों ने बताया कि 300 ईसा पूर्व भी मान लेते हैं, कि 200 से या 300 से लगा सकते हैं, ठीक। क्योंकि आपको पता है अमरावती के बारे में एक छोटे से पॉइंट को और बता दें कि कई बुकें कहती हैं कि इस स्तूप की भी नींव अशोक के काल में पड़ी हुई है, लेकिन ये पूरी तरीके से जो है मान्य नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि हो सकता है नींव अशोक के काल में बनी हो, लेकिन पूरा का पूरा स्तूप या स्तूप पर कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। बहुत मोटी अहम चीजें आपको बता रहे हैं। स्तूप संपूर्ण सफेद संगमरमर में बना हुआ है, लेकिन वेदिका में कुछ कार्य ग्रेनाइट का हुआ है, ध्यान रखना। अगर आपसे कहता है कि इसके अतिरिक्त किस पत्थर का प्रयोग हुआ है,
तो अमरावती के स्तूप में नहीं बल्कि वेदिकाओं में जो कई सारे वर्षों तक बनती रही, तो ध्यान रखना वेदिकाओं पे ग्रेनाइट का भी कार्य हुआ। स्तूप पूर्णतः संगमरमर में है। स्तूप के बाद हमने बताया था कि वेदिका जो बाहर से होती है उसकी चारदीवारी को कहते हैं। तो वेदिका में कुछ कार्य आपका ग्रेनाइट में हुआ है। ये बहुत अहम चीज है, बहुत डीप जब कभी भी पूछा जाएगा तो समझने वाली बात है, अन्यथा अगर हल्के से पढ़ रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम इसको बताते नहीं, बहुत रेयर केस में ही बताते हैं। मगर ध्यान रखना अगर कभी भी आता है कि वेदिका में भी कुछ कार्य हुआ है क्या, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, वेदिका में जो कार्य हुआ है वो मुख्यतः जो है कहीं ना कहीं पर ग्रेनाइट पत्थर का कार्य कर दिया गया। तो अशोक के काल में मान लिया जाता है निर्मित है, इसलिए ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संगमरमर में निर्मित हमने आपको बता दिया, कृष्णा नदी के किनारे है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। खोज अभी जस्ट पीजीटी हरियाणा पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक, कि इसकी खोज कब हुई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ध्यान रखना इसकी खोज कब हुई है। अगर आपसे पूछता है तो 1797 में कर्नल मैकेंजी, 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी पूछा गया है टॉपिक, ध्यान रखना। जो पूछे जा रहे हैं उन पर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक। पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, कब तक याद कर लें। अगर बात करता है निर्माण, अगर प्रॉपर कहता है कि इसका निर्माण किसने करवाया, किसके काल में कराया गया है, ध्यान रखना ये भी चीजें हैं। तो आंध्र सातवाहन हमने बताया मुख्यतः कार्य इसमें जो हुआ वो सातवाहन, तो वही आंध्र को जीत लेने के बाद इसका नाम आंध्र सातवाहन भी पड़ा। तो आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन नरेशों के संरक्षण में महानवकर्मिक के निरीक्षण में, जो महानवकर्मिक इनके सेना नायक हुए, तो महानवकर्मिक जो है सेना नायक इनके हुए महानवकर्मिक, तो उन्हीं के निरीक्षण में इसका जो निर्माण कराया गया था। और किसके द्वारा अगर कराया गया है, मतलब किस जनजाति, तो यहाँ पर जो कार्य करने के लिए जानी जाती थी वो खासतौर पर पसनिक जनजाति या पसनिक लोगों ने, ऐसा लिखा होता है, पॉइंट ध्यान रखना कि आंध्र सातवाहनों के संरक्षण में महानव, ठीक है, के समय में महानवकर्मिक के निरीक्षण में पसनिक लोगों ने इसका निर्माण कराया। तो ये पसनिक वहां समझ लीजिएगा कोई एक जनजाति या पसनिक लोग जो भी इस स्कूल में जैसे भी रहे हों, इस पर कोई चर्चा नहीं की जाती है फिलहाल, कोई पदाधिकारी भी हो सकता है। तो पसनिक लोगों ने, किसने, पसनिक लोगों ने किसके निरीक्षण में, महानवकर्मिक के निरीक्षण में, किसके काल में, तो आंध्र सातवाहन नरेशों के संरक्षण में इसका निर्माण कराया गया था। समय समय पर परिवर्तन होता रहा, जैसा पहला परिवर्तन हमने आपको बताया था 200। अब इसका ये तो हमने आपको पूरा का पूरा विवरण बता दिया, आपको जो अमरावती से रिलेटेड चीजें हैं एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। जो मुख्य स्तूप है, जैसा कि आपको पहले से पता है कि मुख्य स्तूप वह स्तूप होता है, ठीक है, जैसे आप देख लीजिएगा, ठीक, जैसे ये आपका है मान लीजिएगा, तो एक मुख्य स्तूप वो स्तूप होता है, ठीक, जो मेधी और अंड भाग को लेकर के, मेधी और अंड भाग को लेकर के सक्रिय हो, इसके ऊपर हर्मिका, छत्रावली, ये चीजें, ठीक, 3 छत्रक वाली छत्रावली, तो ये मुख्य स्तूप माना जाता है। उसके बाद बाहरी आवरण में प्रदक्षिणा पर जोड़ा जाता है, वेदिका जोड़ी जाती है, ये अलग की बात। तो मुख्य स्तूप पूर्णतः संगमरमर में बना हुआ है, इसमें बना हुआ है संगमरमर में, ठीक, संगमरमर में बना हुआ है। और वेदिका पर कुछ कार्य जो है वो ग्रेनाइट पत्थर में हुआ है, ठीक, ग्रेनाइट पत्थर में वेदिका का जो कार्य हुआ है वो ग्रेनाइट पत्थर में केवल हुआ है। अगर स्तूप के बाद की बात हम कर रहे हैं कि स्तूप का निर्माण कार्य कैसा रहा है, किस समय में रहा है, तो उस पर भी चर्चा हम कर ले रहे हैं।
संपूर्ण स्तूप की वास्तु योजना जो है, जो भी स्तूप है संपूर्ण स्तूप की वास्तु योजना लिखेंगे। संपूर्ण स्तूप की वास्तु योजना 4 चरणों में, कितने 4 चरणों में, 4 चरणों में डिवाइड की गई है। पहला चरण, जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व का रहा है, ईसा पूर्व का रहा है। इस काल में स्तूप पर किसी भी प्रकार का कोई भी बुद्ध का मूर्ति शिल्प नहीं मिलता है, बल्कि इस काल में मुख्यतः बुद्ध के प्रतीकों का अंकन किया गया है, केवल बुद्ध के प्रतीकों का अंकन किया गया है। जो नेक्स्ट चरण, हमारा दूसरा चरण जो आता है, ठीक, वो समय आता है, ये ईसा पूर्व है, ध्यान रखना, 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। जो नेक्स्ट चरण आता है वो आपका जो आता है, वो आता है 100 ईसा पूर्व से। जो आपका दूसरा चरण आता है वो 100 ईसा पूर्व से आता है और 150 ईस्वी तक का समय, 150 ईस्वी तक का समय माना जाता है कि अधिक से अधिक अमरावती का कार्य जो है इसी काल में पूरा हुआ। और इस काल में सातवाहनों के समय में कार्य हुआ है, जिसमें कुछ कार्य प्रतीक रूप में, कुछ कार्य जो हुआ है, कुछ कार्य प्रतीक रूप में, तथा शेष कार्य में बुद्ध की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, बुद्ध की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है इस काल में। किस काल में? तो 100 ईसा पूर्व से 150 ईस्वी तक के समय में प्रतीकों और बुद्ध के शिल्पों का भी कार्य किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो समय माना जाता है वो समय माना जाता है 150 ईसा पूर्व से, ठीक है, 150 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व का, सॉरी ईस्वी का, 150 ईस्वी से 200 ईस्वी का जो है समय माना जाता है। इस समय, ये जो समय माना जाता है, इस सातवाहन नरेश पुलमावी सातवाहन नरेश पुलमावी का काल माना जाता है। ठीक, सातवाहन नरेश पुलमावी का काल माना जाता है। इस समय में बड़ेरी पर नीलगिरी हाथी, जो बड़ेरियां हैं वेदिकाओं पर नीलगिरी हाथी वाला प्रकरण प्रमुख है। ठीक है, नीलगिरी हाथी वाला प्रकरण प्रमुख है, ये ध्यान रखना। जो अगला नेक्स्ट लास्ट समय आया है, जो चतुर्थ चरण आता है, वो आपका समय जाता है 200 ईस्वी से लगा करके 250 ईस्वी तक का समय। ठीक है, 200 ईस्वी समय के समय जो है इसका माना जाता है। और एक चतुर्थ समय में ध्यान रखना, अगर आपसे कहता है कि चतुर्थ समय में, तो चतुर्थ समय में मुख्यतः नीलगिरी हाथी का प्रकरण जो है ये मुख्यतः यहाँ पर दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि जो है यहाँ पर प्रमुखता से किस जो है तथ्य को लिया गया, तो नीलगिरी हाथी वाला प्रकरण जो है वो मुख्यतः यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। अगर आपसे कहता है कि अंतिम चरण में किन शासकों ने कार्य किया है, तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने
ठीक। इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने मुख्यतः अमरावती में कार्य किया है। तो ये तो हो गया सातवाहन। और इक्ष्वाकु वंश इसी समय सक्रिय हुआ। इस समय दो और स्तूप यहाँ पर बनाए गए थे या निर्मित किए गए थे आंध्र प्रदेश में। वो दोनों के दोनों स्तूप जो हैं, ठीक है, आगे हम बता रहे हैं। तो ये तो अमरावती का प्रकरण हो गया। अमरावती से कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी आपको जो है फिर से एक बार रिवाइज कराया जाएगा। अभी हल्की हल्की चीजें जितनी भी हैं वो बता दी जाए, ठीक। इसी समय में इक्ष्वाकु वंशीय कला, आगे हम हेडिंग डालेंगे, इक्ष्वाकु वंशीय कला इक्ष्वाकु वंशीय कला इक्ष्वाकु वंशीय कला, इक्ष्वाकु वंशीय कला इस काल में नागार्जुनी स्तूप, नागार्जुनी स्तूप तथा नेलकोंड पल्ली स्तूप का निर्माण कराया गया था। छोटे छोटे स्तूप हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं चीजें रहती हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमको याद करना रहेगा कुछ चीजें तो जैसे आपकी रहती हैं इंपॉर्टेंट। तो नेलकोंड पल्ली स्तूप और जो नागार्जुनी का स्तूप है, ये दोनों अगर आपसे कहता है, इसमें दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे नागार्जुनी स्तूप का निर्माण या नागार्जुनी स्तूप की खोज की बात करता है, तो ये थोड़े से पॉइंट आपके जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। थोड़े से पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे इसकी खोज तो 1996 ईस्वी में लॉन्ग 1996 ईस्वी में लॉन्ग हर्ट्स ने की थी, ठीक है। 1996 ईस्वी में लॉन्ग हर्ट्स ने की थी। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा नागार्जुनी स्तूप के बारे में कि नागार्जुनी का नाम नागार्जुनी क्यों ही पड़ा है, ऐसा भी आ सकता है कि नागार्जुनी का स्तूप का जो है निर्माण या इसका स्तूप का नाम क्यों पड़ा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, नागार्जुनी स्तूप का जो मुख्यतः नाम पड़ा वो बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के नाम पर ही, नागार्जुन के नाम पर इस स्तूप, ठीक, इस स्तूप का नाम पड़ा, ध्यान रखना, ठीक। नागार्जुन के नाम पर ही इस स्तूप का मुख्यतः नाम पड़ा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ब्राह्मण धर्म से भी संबंधित कुछ कार्य जैसे रहे हैं वो इक्ष्वाकु वंशीय शासकों के, वो अभी आगे बताएंगे। फिलहाल इस स्तूप की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ, ठीक है, जो आपके मुख्यतः रहे हैं, ठीक, हाँ, कहीं नहीं सही करवा, ठीक। अमरावती स्तूप ठीक, देखिएगा, एक बार हम पूरा बता चुके हैं, फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। अमरावती का स्तूप खोज 1797 ईस्वी, कर्नल मैकेंजी, कहीं कहीं पर इसकी डेट 1816 भी विकिपीडिया पर दर्शा देता है। आप उसको गलत नहीं करना, 1816 ये डेट नहीं जाएगी, 1797 ही जाएगी। नहीं मिलेगी तो हम 1816 इसको कर सकते हैं, अन्यथा ध्यान रखना कि 1797 ही डेट आएगी। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश जिले में, दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में, अभी हम आपको बता के आए थे, गुंटूर जिले में स्थित है। यह स्तूप कृष्णा नदी, कई बार हम बता चुके हैं कि ये पूछा भी कहा गया है, तो ध्यान रखना
ये पॉइंट जितने भी डार्क किए हुए कहीं ना कहीं पर पूछे गए हैं, आरपीएससी में पूछा गया था। आरपीएससी में पूछा गया है। स्थित है ईसा के लगभग 200 वर्ष पूर्व सातवाहनों के समय में। 200 वर्ष पूर्व अभी हमने आपको बताया था कि कहीं कहीं पर कुछ विद्वान इसका समय 200 से भी पहले मान लेते हैं, अर्थात 300 भी आप लगा सकते हैं, मान के चल सकते हैं। लेकिन 300 वाली बात आपको जहां पर दी होगी वहां पर ये बताया जाएगा कि इसकी वेदी जो है वो अशोक ने निर्मित करवाई होगी। लेकिन उस चीज को हम तथ्यात्मक नहीं मानेंगे, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, इसलिए 200 ईसा पूर्व से ही लेकर के हम चलेंगे। आंध्र, ठीक है, नरेशों द्वारा इस स्तूप का निर्माण महानवकर्मिक, अभी ने बताया था कि महानवकर्मिक की देख रेख में पसनिक लोगों ने किया था। महानवकर्मिक की देख रेख में पसनिक लोगों ने किया था, या संगमरमर में बना हुआ। कई जगह पर टीजीटी में ही पूछा गया, ध्यान रखना। टीजीटी में जैसा जैसा हम आपको ठीक करके बता रहे हैं, आप उसी चीज को कायदे से खूब याद कर लेना। अमरावती का प्राचीन नाम धान्य कटक है, या काफी एच टेट में पूछा गया था। एच टेट में ध्यान रखना, धान्य कटक क्यों है, क्योंकि अमरावती एक गांव, अगर आपसे पूछता है कि अमरावती स्तूप इसका नाम अमरावती क्यों है, क्योंकि अमरावती गांव में ही स्थित है। कहां पर है? ठीक, अमरावती गांव में ही स्थित है स्तूप, इसलिए इसका नाम अमरावती है। और अब इसका नाम जो है धान्य कटक, इस गांव का नाम जो है इस समय वर्तमान में धान्य कटक कहा जाता है, इसलिए इसका एक नाम धान्य कटक भी है। ठीक, इसकी वेदिका एकहरी है जो लगभग 14 फीट ऊंची, वेदिका पर ही बहुत ज्यादा कार्य हुआ है, ये अभी हम आपको बताए थे। ठीक, एकहरी है जो लगभग 14 फीट ऊंची है। इसके तले का व्यास लगभग 108 फीट है। इस स्तूप के भग्नावशेष ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, कलकत्ता व मद्रास म्यूजियम में सुरक्षित है। जो भी चीजें टूटती हैं या जो भी वेदिका का कोई भी शिल्प टूटता है, तो ये सारी जो है जितने भी जो हैं ये सारे के सारे संग्रह में या तो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में मिलेंगे, या तो कलकत्ता के संग्रहालय में, या तो मद्रास म्यूजियम में आपको देखने को मिलेंगे। अमरावती मूर्तिकला शैली के विभिन्न काल या विभिन्न चरण, जिसमें प्रथम चरण अभी हमने आपको पहले से बताया था 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। इस काल में अर्ध स्तंभ तथा स्तंभों के शीर्ष पर विभिन्न प्राणियों, ठीक है, विभिन्न प्रणालियों द्वारा बुद्ध के प्रतीकों, बस यही ध्यान रखना कि इस काल में मुख्यतः क्या किया गया है, तो बुद्ध के प्रतीकों का अंकन किया गया है। इस काल में बुद्ध की मूर्तियां गढ़ने की परंपरा नहीं थी, क्योंकि शुरुआती चरण है। इस काल में हमने बताया कि ये काल हमेशा जो है लगभग मान लिया जाता है कि शुरुआती चरण रहा है, तो कुछ संशयात्मक रहा है, कहीं कहते हैं मौर्य काल में, कहीं कुछ बताया जाता है, इसलिए यहाँ पर केवल प्रतीकों का अंकन किया गया है। ठीक है, प्रतीकों का अंकन किया गया है। नेक्स्ट चरण की हम बात करते हैं, द्वितीय चरण। जैसा कि अभी हम आपको बता के लेकर आए थे कि द्वितीय काल तो 100 ईसा पूर्व से 150 ईस्वी एडी है, इसलिए ईस्वी ध्यान रखना। ठीक, 100 ईसा पूर्व से 150 ईस्वी का समय माना जाता है। इस काल की मूर्तिकारी पहले की अपेक्षा भव्य एवं सुंदर है। ठीक, बुद्ध का अंकन प्रतीक तथा मूर्ति दोनों रूपों में मिलता है। बस एक पॉइंट हमने आपको पहले से रिवाइज करवा दिया कि ध्यान रखना, इस काल में जो है सातवाहनों के द्वारा सर्वाधिक लंबे समय तक कार्य किया गया था। इसमें प्रतीकों और मूर्ति दोनों का निर्माण यहाँ पर हमको स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। आगे हम बात करते हैं तृतीय चरण की, नेक्स्ट चरण की या तृतीय चरण की, जो अभी आपको हम बता के लेके गए थे। तो तृतीय चरण जो हमारा है, तृतीय काल है, वो 150 से 200 ईसा पूर्व का माना जाता है। सातवाहन नरेश पुलमावी, ठीक, पुलमावी का शासन काल था। इस काल में स्तूप का, ठीक, इस काल में स्तूप का शासन काल, या ये मिस्टेक थोड़ा सा यहां पर हुआ है, ठीक, ध्यान रखिएगा। इस काल में स्तूप का कार्य पूर्णतः अच्छी तरीके से हुआ, या कह सकते हैं इस काल में स्तूप निर्माण ठीक रहा। पुलमावी के काल में ये समय चला, इस काल में जो है स्तूप का निर्माण काल रहा है। कब से कब तक? पुलमावी के शासन काल में 200 ईसा पूर्व 150 से 200 ईस्वी तक का समय। ये ध्यान रखना, ये शासन हटा दीजिएगा। ठीक, इस काल में स्तूप का निर्माण रहा। इस काल में स्तूप के स्तंभों, सूचियों तथा
उड़ीसों का सुंदर, ठीक है, सुंदर शिल्पांकन या सुंदर शिल्प उत्कीर्ण हुए हैं। यहां एक सूची पर उत्कीर्ण नीलगिर हाथी का दमन का दृश्य भावप्रक है, ध्यान रखना, भावोत्पादक है। नीलगिर हाथी का प्रकरण ध्यान रखना। बस तीसरे विभाजन में पुलमावी के समय में नीलगिर हाथी का प्रकरण इंपॉर्टेंट है, बस इसी को याद कर लेना। तीसरे विभाजन में नीलगिर हाथी का प्रकरण पुलमावी के काल में इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ विभाजन जो रहा वो 200 ईसा पूर्व से, ठीक है, सॉरी 200 ईस्वी से 250 ईस्वी तक का रहा। इस काल में अमरावती इक्ष्वाकु राजाओं के शासन काल में आ गया था। अमरावती जो स्थान है वो किसके शासन काल में? इक्ष्वाकु राजाओं के शासन काल में आ गया था। नागार्जुनी कुंड का स्तूप भी निर्मित हुआ इसी काल में। अतः अमरावती शिल्प पर, ठीक, जिसका अतः अमरावती शिल्प कला पर इसका प्रभाव पड़ा। किसका? नागार्जुनी कुंड के शिल्पकारी का प्रभाव पड़ा। इस समय की मानवाकृतियां अधिक लंबी व अक्षरार्य बदन की उत्कीर्ण की गई हैं। बस ये 4 काल आपको बताए गए हैं, जिसके बारे में हमने आपको अभी बता दिया था। उसके बाद इक्ष्वाकुकालीन कला। इक्ष्वाकुकालीन कला के अंतर्गत जैसा आपको बताया गया था अभी नेक्स्ट कि नागार्जुनी कुंड का स्तूप इंपॉर्टेंट है। नागार्जुनी कुंड का स्तूप खोज 1926 लॉन्ग हार्स, अभी हमने आपको बताया था, ठीक। कहीं कहीं पर इसका जो है 1996 बड़ा लंबा समय लेते, लेकिन वो मिस्टेक है, ध्यान रखना। 1926 दोनों फिलहाल याद कर सकते हैं, लेकिन 1926 इंपॉर्टेंट है। 1926 लॉन्ग हार्स ने किया था। यह स्तूप अमरावती में करीब 95 किलोमीटर, अमरावती से जो है करीब 95 किलोमीटर उत्तर में गुंटूर जिले में, ध्यान रखना कहां पर? गुंटूर जिले में और कृष्णा नदी के किनारे ही बाएं तट पर स्थित है, जो तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित हुआ था। जातक कथाओं का अंकन नागार्जुनी में दशरथ जातक, दिदीति, ठीक, दिदीति कौशल जातक, भट्ट जातक, हंस जातक, दिदीति कौशल जातक, दशरथ जातक, भट्ट जातक, हंस जातक, चंपेय जातक आदि मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहे हैं। दशरथ जातक, दिदीति कौशल जातक, भट्ट जातक, हंस जातक व चंपेय जातक आदि मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यहां पर, ठीक, आदि मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कहां पे? में कार्तिकेय के साथ उनका मयूर वाहन, शिवलिंग, हरिति, देवसेन उल्लेखनीय हैं। इन मूर्तियों की व्याख्या सी राम मूर्ति जो है डॉक्टर सी शिवराम मूर्ति, ध्यान रखना इनका पूरा नाम है सी शिवराम मूर्ति ने। तो इन मूर्तियों की व्याख्या सी शिवराम मूर्ति ने की है, जो इक्ष्वाकु वंश के कुछ शासकों ने जो है एक आध मूर्तियां जो है बनवाई हैं, जो उत्खनन कार्य में प्राप्त हुई हैं। ऐसा ना समझ लीजिएगा कि वहां पर जो है उसी स्तूप में प्राप्त हुई, उस स्तूप में नहीं, इस क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं। अगला नेक्स्ट बात करते हैं नेलकुंडपल्ली स्तूप। नेलकुंडपल्ली स्तूप, ठीक, नेलकुंडपल्ली स्तूप आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले के अंतर्गत, ठीक, मुग्गीगुडेम नामक स्थान पर, कहां पर? मुग्गीगुडेम नामक स्थान पर नेलकुंडपल्ली का स्तूप द्वितीय शती ईस्वी में निर्मित किया गया है। द्वितीय शती ईस्वी में निर्मित किया गया है। यह स्तूप लाल बलुआ पत्थर में बनाया गया है। ऊपर वाला भी लाल बलुआ पत्थर में निर्मित, ध्यान रखना, यह स्तूप लाल बलुआ पत्थर में निर्मित किया गया है। नेलकुंडपल्ली तथा, ठीक, नागार्जुनी के स्तूप का आधार शुंग वंश में, ध्यान रखना। नेलकुंडपल्ली, नेलकुंडपल्ली 2 बार लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना। नेलकुंडपल्ली तथा नागार्जुनी, नागार्जुनी, नागार्जुनी का स्तूप के आधार शुंग वंश में रखी गई थी, जो आधारशिला शुंग वंश में रखी गई थी। ध्यान रखना किस काल में? शुंग वंश में। केवल आधारशिला शुंग सातवाहन काल में रखी गई थी, ध्यान, लेकिन इसका निर्माण इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। महाबौद्ध शिक्षक नागार्जुन के नाम पर इसका नाम पड़ा। जो ऊपर वाला स्तूप है इसका निर्माण, ठीक, तो किसके नाम पर?
तो महाबौद्ध भिक्षु कवि नागार्जुन के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। ये हम आपको पहले से बता चुके हैं, अभी बैक कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा पेशावर स्तूप, महायान बौद्ध धर्म का पोषक कुषाण शासक कनिष्क, ठीक है, महान कनिष्क महान कनिष्क महान ने निर्मित कराया था। इनके शासनकाल में अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण हुआ, जिसको हम पहले से पढ़ चुके थे। उसमें से उनकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर में स्तूप बनवाया गया, और वही पुरुषपुर पेशावर का स्तूप ये पेशावर स्तूप है, जिसकी चर्चा हम पहले से कर चुके हैं, जिसका उल्लेख फाहियान व ह्वेनसांग दोनों ने किया है। इसी के निकट एक विशाल संघाराम है, जिसे कनिष्क चैत्य कहा जाता है। निर्माण यवन वास्तुकार अग्लिस, ठीक, इंडो ग्रीक था। जो यवन राजवंश हम पहले से बता दिए थे आपको, पहले से बहुत पहले बैच में हम बता दिए थे कि 4 जो है इंडो यूनानी शासक हमारे यहाँ आए थे, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको बताया था यवन, ठीक, उसी के बाद हमने बताया था कर्ण, इसी के बाद कुषाण और पहलव। 4 राजवंशों का विवरण हमने आपको बताया था विधिवत। तो उसी में से यवन राजवंश का वास्तुकार था अग्लिस। उसी के काल में माना जाता है कि उसने जो अग्लिस जो आगे चल करके कुषाणों के काल में कार्य कर रहा होगा, उसी के काल में इसको निर्मित माना जाता है। पेशावर पाकिस्तान में स्थित शाहजी की डेयरी के उत्खनन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। शाहजी की डेयरी के पास में जब उत्खनन किया गया था, तो उसी के अवशेष वहां पर प्राप्त हुए थे। तो ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। इसका पीडीएफ आपके जो है ग्रुप पर मैं सेंड कर दे रहा हूं या शेयर कर दे रहा हूं, ठीक। आगे हम आपको बता रहे हैं गुप्त पीरियड। पूरा का पूरा मुगल शैली, बृहस्पतिवार का आपका टॉपिक रहेगा, जिसमें पूरी की पूरी लाइव सेशन में मुगल शैली आपकी कवर कर दी जाएगी। आपका लघु चित्र शैली में जो केवीएस के दायरे में चीजें आती हैं, ठीक है, जो केवीएस के दायरे में आती हैं चीजें, उनको हम बता दें। जो केवीएस के दायरे में चीजें आती हैं, उसमें मुख्यतः आप सिलेबस के अनुसार देख लिए हैं कि लघु चित्र शैली का प्रारंभ यहां पर पाल अपभ्रंश, जो टॉपिक लिए गए हैं इन भारतीय चित्रकला के इतिहास में से, पाल अपभ्रंश, दक्षिणी, ठीक, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, इसी के अतिरिक्त अन्य में प्रागैतिहासिक काल से एक क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। सिंधु घाटी, इसी के साथ में कोई भी शास्त्रीय काल से रामायण की रचना, महाभारत की रचना, इस पर कोई विशेष इस पर चर्चा नहीं की जाएगी, आपके सिलेबस में कहीं पर नहीं दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त जो चीजें आती हैं, उसमें आपका खास तौर पर टॉपिक जो लिया जाता है वो अजंता, कहीं पर भी जोगीमारा का नाम नहीं दिया गया, ध्यान रखना। और ना तो जितने पेपर मैंने रिपीट करवा दिए, कहीं पर जोगीमारा पर विशेष चर्चा भी की गई है। आप बराबर पेपर भी देख लिए हैं। 2 पेपर आपको हमने कवर करवा दिए हैं, ठीक, जिसमें 2016 का पेपर और इसी के साथ में 2018 का पेपर। 2019 का पेपर जो तीसरा हुआ था 2019 का, वो किसी दिन आपको जो है लाइव सेशन में दे देंगे। और उसी के साथ में जो है आपके जितने भी 3 पेपर हुए 2016, 18 और 19, इतने पेपर, जितने तीनों के तीनों पेपर हुए, इन पर सारे क्वेश्चन हम आपको पूरे बता देंगे। तो यही तो हमको आपको पता होगा कि अच्छे से हम आपको पहले बता चुके हैं। और इसका पेपर हम जो है 2018 वाला टेलीग्राम पे डाल भी दिए थे अपने ग्रुप पर, वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं, देखा भी होगा। तो ये इतने टॉपिक का आपके लिए गए हैं, जिसमें से जो अभी हम बता रहे हैं, बृहस्पतिवार को जो आपका कवर होगा वो पूरा संपूर्ण मुगल आपका हम रिवीजन करा देंगे। पूरा का पूरा मुगल आपका कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे। 2-2.5 घंटे 3 घंटे जितनी भी क्लास रहेगी, पूरे के पूरे सेशन में वो मुगल टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और मुगल पर पूरी चर्चा हो जाएगी। स्थापत्य में आपका मैंने लगभग में पूरे तरीके से जो है पूरा करने की कोशिश करें। अभी हो सकता है 5-6 दिन में ही इसको हम निपटा डालें, क्योंकि बीच में तो छुट्टी रही, उसकी कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन अब हम 5-6 दिन में इसको आपका पूरा का पूरा कवर कर देंगे।